हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो में मैंने आप लोगों को टी वाई बैफ का सेम सिक्स का अप्रैल 2025 का FA7 का MCQs का और ट्रू और फॉल्स का आंसर्स बता दिया था। आज इस वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 का ए वाला सम सॉल्व करेंगे। ये प्रैक्टिकल सम है। ये आप लोगों को कॉर्पोरेटिव सोसाइटी से आया था। 15 मार्क्स का था ये सम अप्रैल 2025 के FA7 वाले पेपर में। इसमें आपको दो चीज बनानी, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट एंड बैलेंस शीट। सबसे पहले हम लोग इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट देखते हैं। एक्सपेंडिचर साइड सबसे पहले देखते हैं फर्स्ट। एज पर द फॉर्मेट, एक्सपेंडिचर साइड में सबसे पहले एंट्री प्रॉपर्टी एक्सपेंस की आती है। ये सारे के सारे एंट्रीज और उसके अमाउंट आप लोगों को ट्रायल बैलेंस में दिए गए हैं। अगर आप लोग चाहते हो तो क्वेश्चन पेपर मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है, आप उस लिंक पर जाओ और उस लिंक पर जाकर क्वेश्चन पेपर रिफर कर सकते हैं इसका। सबसे पहले हम लोग प्रॉपर्टी एक्सपेंस देखते हैं। प्रॉपर्टी एक्सपेंस सबसे पहले आता है प्रॉपर्टी टैक्सेस। उसका अमाउंट 37,91,218 है, ट्रायल बैलेंस में दिया गया है। और वाटर चार्जेस का अमाउंट भी ट्रायल बैलेंस में डेबिट साइड में दिया गया है, दैट इज 6,14,194 है। इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस, अगर आप देख सकते हो तो इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस पर एडजस्टमेंट दिया गया, दैट इज एडजस्टमेंट नंबर 2 आउटस्टैंडिंग का दिया गया है। तो ट्रायल बैलेंस में जो डेबिट साइड में इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस का जो अमाउंट है हम लोग ने इनर कॉलम में लिया है, दैट इज 5,04,164। और आउटस्टैंडिंग आप हमेशा ऐड करते हैं, तो ऐड आउटस्टैंडिंग आउटस्टैंडिंग का अमाउंट 64,736 है। तो हम लोग ने ये दोनों ट्रायल बैलेंस के डेबिट साइड वाला इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस का अमाउंट, आउटस्टैंडिंग वाला अमाउंट दोनों ऐड किया है। इसका टोटल आया है 5,68,900, इसको हमने आउटर कॉलम में लिया है। फिर नेक्स्ट आता है रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस, वो भी ट्रायल बैलेंस डेबिट साइड में दिया गया है। उसका अमाउंट 3,21,896 है। इसको हमने डायरेक्ट आउटर कॉलम में लिया है, इस पर कुछ एडजस्टमेंट वगैरह कुछ है नहीं। फिर आते हैं हम लोग इनकम साइड, ये हम लोग बाद में देखते हैं ये वाली एंट्री। हम लोग आते हैं इनकम साइड के फर्स्ट एंट्री पर, दैट इज कलेक्शन फ्रॉम मेंबर्स। कलेक्शन फ्रॉम मेंबर्स जब भी आता है तो उसमें दो चीज आती है, प्रॉपर्टी एक्सपेंसेस आता है, इस्टेब्लिशमेंट एक्सपेंसेस आता है। ये आप लोगों को दिया गया प्रॉपर्टी एक्सपेंस और इस्टेब्लिशमेंट एक्सपेंसेस ट्रायल बैलेंस क्रेडिट साइड में। तो कलेक्शन फॉर प्रॉपर्टी एक्सपेंस का अमाउंट ट्रायल बैलेंस क्रेडिट साइड में दिया गया, दैट इज 26,89,140 है। और फिर कलेक्शन फॉर इस्टेब्लिशमेंट एक्सपेंसेस, कलेक्शन फॉर इस्टेब्लिशमेंट एक्सपेंसेस का ट्रायल बैलेंस में जो अमाउंट दिया गया क्रेडिट साइड में, दैट इज 25,37,838 है। और सिंकिंग फंड हम लोगों ने लेस किया, क्यों? क्योंकि अगर आप देख सकते हैं एडजस्टमेंट नंबर 5 दिया है, दैट इज कलेक्शन फॉर इस्टेब्लिशमेंट एक्सपेंसेस इंक्लूड कलेक्शन फॉर सिंकिंग फंड। उसका अमाउंट है 10,50,216। और हम लोग को एंट्री के अकॉर्डिंग कलेक्शन फ्रॉम मेंबर्स ही लिखना है, कौन से मेंबर ने किसके लिए कितना कलेक्ट किया। मेंबर्स ने इस्टेब्लिशमेंट एक्सपेंसेस कितना कलेक्ट किया। और हम लोग एडजस्टमेंट में बोला कि कलेक्शन फॉर इस्टेब्लिशमेंट एक्सपेंसेस इंक्लूड कलेक्शन फॉर सिंकिंग फंड। इस्टेब्लिशमेंट एक्सपेंसेस के अंदर किसके लिए, सिंकिंग फंड के लिए या किसी और के लिए कितना कलेक्ट किया है, हम लोग को कुछ मालूम नहीं करना है। और हम लोग को सिर्फ इस्टेब्लिशमेंट एक्सपेंसेस कर लेना है। तो हम लोग जो इस्टेब्लिशमेंट एक्सपेंस जो अमाउंट दिया है उसमें हम लोग 10 लाख जो दिया है सिंकिंग फंड का अमाउंट एडजस्टमेंट नंबर 5 में 10,50,216, हम लोग उसको माइनस करेंगे। तो 25,37,838 माइनस 10,50,216 आता है 14,87,622। उसको हमने आउटर कॉलम में लिया है माइनस करके। ऑलवेज रिमेंबर, जब भी आता है कलेक्शन फॉर एस्टेब्लिशमेंट एक्सपेंसेस इंक्लूड कलेक्शन फॉर सिंकिंग फंड, तो एस्टेब्लिशमेंट एक्सपेंसेस से हम लोग को सिंकिंग फंड्स को माइनस करना है, लेस करना है हमेशा। ऑलवेज रिमेंबर, ऐसे टाइप का क्वेश्चन आता है, अक्सर आता है, एडजस्टमेंट में दिया जाता है आप लोगों को। फिर नेक्स्ट आते हैं हम लोग एक्सपेंडिचर साइड के। एक्सपेंडिचर साइड में सेकंड एंट्री पर, दैट इज एस्टेब्लिशमेंट एक्सपेंसेस। ये हम सारे के सारे अमाउंट आपको ट्रायल बैलेंस में दिए गए। सैलरीज का अमाउंट दिया गया ट्रायल बैलेंस में, इसमें कुछ एडजस्टमेंट वगैरह नहीं है, इससे डायरेक्ट आउटर कॉलम में ट्रायल बैलेंस का अमाउंट दिया है, दैट इज 2,97,880 है। ऑडिट फीस का भी अमाउंट दिया गया ट्रायल बैलेंस के डेबिट साइड में, दैट इज 20,000। सिक्योरिटी, सिक्योरिटी पर आपको एडजस्टमेंट दिया गया, दैट इज एडजस्टमेंट नंबर 4 दिया है। प्रीपेड सिक्योरिटी एक्सपेंसेस इज इक्वल टू ₹11,968 दिया है। प्रीपेड हमेशा हम लोग माइनस ही करते हैं, तो हम लोग ने जो ट्रायल बैलेंस में जो सिक्योरिटी का जो अमाउंट है डेबिट साइड में, दैट इज 1,93,224 अमाउंट तक हम लोग ने इनर में लिया है। फिर प्रीपेड हमेशा हम लोग माइनस करते हैं, तो हम लोग ने उसका प्रीपेड वाला माइनस किया क्योंकि पहले पे कर चुका है उसके हम लोग। तो हम लोग ने माइनस किया, दैट इज 11,968 की है। तो टोटल आया 1,81,256 का टोटल आया है। हम लोग ने आउटर कॉलम में लिया है इसको माइनस करके। फिर नेक्स्ट आते हैं हम लोग इनकम साइड के सेकंड वाली एंट्री पर, ये हम लोग बाद में देखते हैं। इनकम साइड के सेकंड वाली एंट्री पर, दैट इज इंटरेस्ट एंड डिविडेंड। इंटरेस्ट एंड डिविडेंड में हम लोग को दो चीज दी गई है ट्रायल बैलेंस क्रेडिट साइड में, दैट इज सेविंग बैंक का इंटरेस्ट दिया गया और फिक्स डिपॉजिट का इंटरेस्ट दिया गया। अगर आप लोग चाहो तो दोनों का जो अमाउंट है डायरेक्टली आउटर कॉलम में लिख सकते हो, या फिर दोनों का अमाउंट इनर में लिखकर इसका टोटल आउटर कॉलम में लिख सकते हो। आप लोग देख सकते हो ट्रायल बैलेंस क्रेडिट साइड में दोनों का अमाउंट दिया गया।
इंटरेस्ट और डिविडेंड जब भी आता है तो आप लोगों को देखना है इंटरेस्ट दिया गया सेविंग बैंक का, फिक्स डिपॉजिट का, तो किसी और चीज का इंटरेस्ट दिया गया कि नहीं, ये दिया जाता है, अक्सर दिया जाता है ट्रायल बैलेंस क्रेडिट साइड में। इसमें हम लोग का इनकम साइड के सेकंड एंट्री पर दैट इज इंटरेस्ट एंड डिविडेंड के अंदर लिखना रहता है ये एंट्री। बस दैट इज इट इज इनकम का खत्म हो गया। अभी हम लोग एक्सपेंडिचर साइड आते हैं, एक्सपेंडिचर साइड की थर्ड एंट्री पर अदर एक्सपेंसेस। अदर एक्सपेंस आप देख सकते हो डेप्रिसिएशन में लिखा हुआ है यहाँ पर। अगर आप लोग देख सकते हो तो एडजस्टमेंट नंबर थर्ड पर दिया गया डेप्रिसिएशन और इक्विपमेंट इज इक्वल टू 10%। जब भी आप लोग एडजस्टमेंट में डेप्रिसिएशन दिया जाएगा तो आप लोगों को ऑलवेज इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के एक्सपेंडिचर साइड में थर्ड अदर एक्सपेंस के लिए एंट्री के अंदर लिखना है डेप्रिसिएशन। इक्विपमेंट का टोटल अमाउंट कितना दिया गया है, 4,12,240 दिया है, उस पर हम लोग 10% डेप्रिसिएशन निकाला है। तो हमने 10% डेप्रिसिएशन निकाले दैट इज उसका आया 41,224 आया। हम लोगों ने उसको डायरेक्ट आउटर कॉलम में लिखे, बस दैट इज उसका अदर एक्सपेंस तक हो गया। अभी सरप्लस और डेफिसिट, सरप्लस और डेफिसिट हम लोग बांध देते हैं। पहले हम लोग को देखना है कि दोनों का अमाउंट टोटल करना है, इन एक्सपेंडिचर साइड का और इनकम साइड का। आप लोग प्रॉपर्टी एक्सपेंडिचर साइड के प्रॉपर्टी एक्सपेंस से लेकर अदर एक्सपेंस आप टोटल करोगे तो आप लोग को टोटल मिलेगा 55,18,688 टोटल मिलेगा। और आप इनकम साइड के कलेक्शन फ्रॉम मेंबर्स एंड इंटरेस्ट एंड डिविडेंड का टोटल करोगे तो आपको 44,80,200 मिलेगा। स्टूडेंट्स अक्सर इसमें कंफ्यूज होते हैं कि हम लोग को कौन सा अमाउंट लेना है, ज्यादा वाला कि कम वाला। इसलिए स्टूडेंट्स ये जो एंट्री है एंट्री नंबर 4 दैट इज सरप्लस और डेफिसिट, ये हमेशा एक्सपेंडिचर साइड में ही आती है। एंट्री नंबर 4 करके सरप्लस और डेफिसिट, इनकम साइड में कुछ आती नहीं है इसकी एंट्री, एक्सपेंडिचर साइड में ही इसकी एंट्री आती है एंट्री नंबर 4 करके सरप्लस और डेफिसिट। तो इसमें आप देख सकते हो अगर एक्सपेंडिचर साइड ज्यादा है इनकम साइड कम है तो आप लोग यहाँ पर डेफिसिट लेना है। अगर आप देख सकते हो तो ये सम में एक्सपेंडिचर साइड ज्यादा है दैट इज 55 है 18,688 एक्सपेंडिचर साइड है और इनकम साइड 44 है 80,200 दिया गया है। तो हम लोग को इन दोनों को माइनस करना है, इन दोनों को माइनस करके आया 13,56,368 टोटल आया इसका। हम लोग को डेफिसिट निकला इसमें। अगर इसमें एक्सपेंडिचर साइड कम रहता और इनकम साइड ज्यादा रहता तो यहाँ पर सरप्लस आता। इफ एक्सपेंडिचर इज लेस एंड इनकम इज मोर देन वी हैव टू मेक सरप्लसेस, एंड इफ एक्सपेंडिचर इज मोर एंड इनकम इज लेस देन वी हैव टू ऐड डेफिसिट हियर। अभी आप लोग इन दोनों को प्रॉपर्टी एक्सपेंसेस से लेकर अदर एक्सपेंसेस टोटल करोगे तो आपको मैंने बता दिया कितना अमाउंट आया। और इन कलेक्शन फ्रॉम मेंबर्स एंड इंटरेस्ट एंड डिविडेंड का टोटल करोगे तो आपको ये आएगा 44 है 80,200। इसका कुछ 55 के अराउंड समथिंग आ रहा है, मैंने बताया दैट इज 55 है 18,688 आया। हम लोगों ने इन दोनों को माइनस किया तो आया 13,56,368 आया। दोनों को माइनस किया ताकि सेम अमाउंट एक टैली हो जाए। तो टैली हुए अगर आप कर सकते हो यहाँ पर तो आपको टैली हो जाएगा, दैट इज दोनों का टैली हो गया। और इन अब टैली करना आपको जरूरी है, इन दोनों पे दोनों का मिलाकर आपको 1 मार्क्स है, हाफ मार्क्स इसका और हाफ मार्क्स इसका। इससे हम लोग का इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट खत्म होता है। अभी हम लोग बैलेंस शीट देखते हैं, बैलेंस शीट कैसी है। बैलेंस शीट में दो साइड लाइबिलिटीज और एसेट साइड में। सबसे पहले हम लोग लाइबिलिटी साइड की देखते हैं। एज पर द फॉर्मेट सबसे पहले एंट्री शेयर कैपिटल की आती है। शेयर कैपिटल में हमेशा ऑथोराइज, अक्सर ऑथोराइज आप लोग एडजस्टमेंट में दिया जाता है और अगर नहीं दिया जाएगा तो आप लोग को उसको स्किप करना है, कुछ लिखना है नहीं इसे। तो ऑथोराइज का दिया गया दैट इज 2,000 शेयर्स ऑफ ₹50 ईच। 2,000 को 50 से मल्टीप्लाई किया तो 1 लाख आया। इसको अंडरलाइन किया क्योंकि इसका कुछ एंडिंग में टैली में इसका कुछ मतलब नहीं है, इसको इन्फॉर्मेशन के मार्क्स, इस पर कुछ मार्क्स रहते हैं इसके हम लोग ने लिखे इसको। फिर आता है सब्सक्राइब, सब्सक्राइब दिया गया ट्रायल बैलेंस क्रेडिट साइड में आपको दैट इज 1,770 शेयर्स और ₹50 ईच। 1,770 को 50 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा टोटल 88,500 टोटल आएगा। इसको हमने आउटर कॉलम में लिखा। फिर शेयर कैपिटल के अंदर एक और एंट्री आती है दैट इज उसी के अंदर सब्सक्रिप्शन टू शेयर्स। ये आप लोगों को अक्सर क्वेश्चन में दिया जाता नहीं, बिल्कुल ऑलवेज टाइम ऐसा क्वेश्चन में कुछ दिया जाता नहीं, इसका ट्रायल बैलेंस में भी नहीं, एडजस्टमेंट में इसका कुछ दिया जाता है, इसलिए हम लोग ने इसको नहीं लिए। ये क्वेश्चन में भी नहीं दिया इसलिए हम लोग नहीं लिखे इसको। फिर नेक्स्ट आते हैं एंट्री नंबर 2 दैट इज रिजर्व फंड्स एंड अदर फंड्स। हाँ, ट्रायल बैलेंस में आपको इससे रिलेटेड 2 फंड्स दिए गए हैं क्रेडिट साइड में, स्टैट्यूटरी रिजर्व फंड और सिंकिंग फंड। सबसे पहले हम लोग स्टैट्यूटरी रिजर्व फंड देखते हैं। स्टैट्यूटरी रिजर्व फंड दिया गया ट्रायल बैलेंस क्रेडिट साइड में, उसका ओपनिंग दिया गया दैट इज 11,74,500 दिया गया। ट्रांसफर फीस, ट्रांसफर फीस भी दिया गया ट्रायल बैलेंस क्रेडिट साइड में। अगर आप लोगों को ट्रांसफर फीस दी जाएगी, ओपनिंग नहीं दिया जाएगा स्टैट्यूटरी रिजर्व फंड का, तो भी आप लोगों को स्टैट्यूटरी रिजर्व फंड करके उसका ओपनिंग लिखना है पहले। उसको ओपनिंग कुछ नहीं दिया गया ट्रायल बैलेंस तो उसको नील लिखना है। अगर ट्रांसफर फीस दी गई है तो स्टैट्यूटरी रिजर्व फंड के अंदर ओपनिंग करके उसका नील लिखना है, उसी के अंदर ट्रांसफर फीस फिर डालनी है। इसमें हम लोग ओपनिंग भी दिया गया है, ट्रांसफर फीस भी दिया गया और आगे वाली एंट्री भी दी गई है। तो ट्रांसफर फीस कितना दिया ट्रायल बैलेंस में दैट इज 1,600 दिया है। और प्रीमियम ट्रांसफर, ये ट्रांसफर का प्रीमियम लगा है तो हम लोग इसको स्टैट्यूटरी रिजर्व फंड के अंदर ही लिखेंगे, ट्रांसफर फीस के बाद लिखेंगे अक्सर।
प्रीमियम ट्रांसफर आया है दैट इज 2 लाख। तो हम लोग तीनों को ऐड करेंगे, ओपनिंग ट्रांसफर फीस और प्रीमियम ट्रांसफर, तो आएगा इसको तीनों को ऐड करके टोटल आएगा 13,76,100 आया। इससे हम लोग का स्टैट्यूटरी रिजर्व फंड हो गया अभी। अभी हम लोग नेक्स्ट आते हैं B1 दैट इज सिंकिंग फंड का। सिंकिंग फंड का भी दिया गया ट्रायल बैलेंस क्रेडिट साइड में, उसका ओपनिंग दिया गया दैट इज 45,51,138 दिया टोटल। एडिशन टू सिंकिंग फंड हम लोगों ने कहां से दिया? सी एडजस्टमेंट नंबर 5 दिया था आप लोगों को, मैंने पहले बताया था इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट के। कलेक्शन फॉर एस्टेब्लिशमेंट एक्सपेंसेस इंक्लूड कलेक्शन फॉर फंड, उसका अमाउंट दिया 10,50,216। अभी वहां पर हम लोगों को माइनस करना था इनकम एक्सपेंडिचर में, यहाँ पर हम लोगों को ऐड करना है क्योंकि ये लाइबिलिटीज के अंदर है और हम लोग को बताना है कि सिंकिंग फंड पर इतना खर्चा हुआ है। एडिशन टू सिंकिंग फंड उसका ओपनिंग इतना था, उस पर उसके साथ जो मिला और जो उसके खर्चे हुए वो हुआ 10,50,216 हुआ। इसलिए हम लोग इन दोनों को ऐड करेंगे। इन दोनों को इनर कॉलम में लिखे किसके एडजस्टमेंट था, इसलिए 45,51,138 प्लस 10,50,216 हम लोगों ने ऐड किया तो आया 56,01,354 टोटल आया। फिर ये अलग एंट्री मेंबर्स कंट्रीब्यूशन फॉर बिल्डिंग ट्रायल बैलेंस के अंदर ही क्रेडिट साइड में दी जाती है, अक्सर आप लोगों को दी जाती है। अगर कभी नहीं दी जाती तो आप लोग कुछ लिखना ही नहीं, लेना ही नहीं एंट्री। मेंबर्स कंट्रीब्यूशन फॉर बिल्डिंग दिया गया ट्रायल बैलेंस क्रेडिट साइड में दैट इज 5,27,22,000। फिर अभी से आता है थर्ड वन दैट इज स्टाफ प्रोविडेंट फंड। स्टाफ प्रोविडेंट फंड आपको कुछ दिया नहीं गया, ट्रायल बैलेंस में भी एडजस्टमेंट कुछ दिया नहीं गया, इसलिए हमने नील लिखे। फिर आता है सिक्योर्ड लोन। सिक्योर्ड लोन भी कुछ दिया नहीं गया, हम लोगों ने इसको भी नहीं लिखे। फिर अनसिक्योर्ड लोन, अनसिक्योर्ड लोन भी नहीं दिया कुछ, इसको नहीं लिखे। सी स्टूडेंट्स ये जो थ्री एंट्री नंबर 3, 4 एंड 5 ये आप लोगों को अक्सर ट्रायल बैलेंस में और एडजस्टमेंट में अक्सर सब में आपको दी नहीं जाती कुछ उसमें, इसलिए आपको नील ही लिखना रहता है। रेयरली हुआ है कभी के इसमें इससे रिलेटेड कोई एंट्री दी जाती है, हम लोग को लिखना रहता है। फिर आता है लास्ट नेक्स्ट वन डिपॉजिट्स। डिपॉजिट्स में भी कुछ नहीं दिएगा, ट्रायल बैलेंस में एडजस्टमेंट कुछ दिया नहीं गया डिपॉजिट का, तो इसलिए हम लोगों ने नहीं लिखा इसको, इसका नहीं लाएगा। फिर आता है एंट्री नंबर 7 दैट इज करंट लायबिलिटीज एंड प्रोविजन। करंट लायबिलिटीज और प्रोविजन जब भी आता है आप लोगों को तो आप लोगों को देखना है कि एडजस्टमेंट में कुछ दिया गया क्या उससे रिलेटेड। आउटस्टैंडिंग दिया गया हम लोग को इसमें, आउटस्टैंडिंग इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस, उसका अमाउंट 64,736 है। हम लोग डायरेक्ट उसका अमाउंट लिखे, उस पर कुछ डायरेक्ट उसका अमाउंट लिखना है आउटस्टैंडिंग इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस का, क्योंकि करंट लायबिलिटीज में प्रोविजन बोला गया। करंट लायबिलिटीज और प्रोविजन के अंदर आउटस्टैंडिंग हमेशा आता ही है। फिर आता है अनपेड डिविडेंड, एंट्री नंबर 8 दैट इज अनपेड डिविडेंड। ये भी कुछ दिया नहीं गया इसलिए हम लोगों ने नहीं लिखे। इंटरेस्ट एंट्री नंबर 9 दैट इज इंटरेस्ट सेक्रेट ड्यू बट नॉट पेड। ये भी कुछ दिया नहीं गया इसलिए हम लोग नहीं लिखे। और ये भी जो अनपेड डिविडेंड इंटरेस्ट सेक्रेट ड्यू बट नॉट पेड, ये दोनों एंट्री में भी अक्सर ट्रायल बैलेंस में एडजस्टमेंट इसलिए कुछ दिया नहीं जाता है, इसलिए हम लोग को इसको भी नहीं लेना रहता है। एंट्री नंबर 10 दैट इज अदर लाइबिलिटीज। अदर लाइबिलिटीज कभी कभार दिया जाता है लेकिन ये समय हम लोग को दिया नहीं गया ट्रायल बैलेंस में, तो हम लोग ने इसको कुछ लिए ही नहीं, इसको भी नहीं लिखे। फिर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, यस इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट देख सकते हो ट्रायल बैलेंस क्रेडिट साइड में, ऐसा ऑलवेज लाइबिलिटी साइड है, लाइबिलिटीज का क्रेडिट बैलेंस रहता है हमेशा। तो फिर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट ट्रायल बैलेंस क्रेडिट साइड में उसका दिया गया ओपनिंग दैट इज 18,98,592 दिया है उसका। और आपको ऐसी फॉर्मूला लिखना है दैट इज इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट लेस अप्रोप्रिएशन, ये दोनों फिक्स है। इनकम और अप्रोप्रिएशन हम लोग कुछ दिया नहीं गया, क्वेश्चन में भी कुछ दिया नहीं गया है, हम लोग अप्रोप्रिएशन कुछ मिला भी नहीं लेस अप्रोप्रिएशन, इसलिए हम लोग नहीं लिए इसको। फिर लेस करंट डेफिसिट, लेस करंट डेफिसिट कैसा है स्टूडेंट, आप लोगों ने अभी इनकम एंड एक्सपेंडिचर मैंने बताया था अकाउंट, तो उसमें आप लोग देख सकते हो हम लोग को डेफिसिट मिला है। एंट्री नंबर 4 सरप्लस और डेफिसिट में हम लोग को डेफिसिट मिला है। अगर यहाँ पर हम लोग को डेफिसिट मिला है तो वो बैलेंस शीट में जाके अंडर लाइबिलिटीज इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में डेफिसिट लेस होगा। अगर वहां पर हम लोग को सरप्लस मिला होता तो यहाँ पर ऐड होता है ऐड करंट सरप्लस, लेकिन चूंकि हम लोग को ये सम में डेफिसिट मिला है तो लेस करंट डेफिसिट किए, उसका अमाउंट था 13,56,368 था, तो हम लोग ने इसको माइनस किया 18,98,592 माइनस 13,56,368 माइनस किया तो आया 5,42,224 आया। बस इतना ही से इनकम एक्सपेंडिचर का लास्ट था, खत्म हो गया। अभी हम लोग टैली करते हैं एक्सपेंड लाइबिलिटी साइकिल फ्रॉम शेयर कैपिटल टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर का तो टैली करेंगे तो हम लोग आएगा 6,03,94,914 टोटल मिला हम लोगों को। फिर हम लोग आते हैं, इससे हम लोग लाइबिलिटीज खत्म हो गया, फिर हम लोग एसेट साइड आते हैं। एसेट साइड में इस पर द फॉर्मेट सबसे पहले एंट्री आती है कैश एंड बैंक बैलेंस। कैश एंड बैंक बैलेंस में सबसे पहले हम लोगों ने कैश ऑन हैंड लिया, कैश इन बैंक, ये भी आपको ट्रायल बैलेंस डेबिट साइड में दिया गया है। एसेट्स को हमेशा डेबिट बैलेंस रहते हैं, तो हम लोग को देख सकते हैं अगर आप चाहो तो दोनों का जो ट्रायल बैलेंस डेबिट साइड में जो दिया गया है ये दोनों डायरेक्ट आउटर कॉलम में लिख सकते हो या फिर इन दोनों को इनर कॉलम में लिख के इसका टोटल आउटर कॉलम में लिख सकते हो। फिर एंट्री नंबर 2 आती है इन्वेस्टमेंट्स। इन्वेस्टमेंट फिक्स डिपॉजिट दिया गया, ट्रायल बैलेंस में डेबिट साइड में फिक्स डिपॉजिट दिया गया है, तो उसका अमाउंट 27,61,044 है।
फिर स्टाफ प्रोविडेंट फंड, ये भी कुछ दिया नहीं गया, ट्रायल बैलेंस में भी नहीं, एडजस्टमेंट कुछ दिया नहीं, इसलिए हम लोगों ने इसको भी नहीं लिखे। और ये भी ऑलमोस्ट अक्सर नील ही रहता है इसमें रिलेटेड, इस टाइप के कॉर्पोरेट सोसाइटी जो सम है इसमें। फिर आता है नेक्स्ट एंट्री, लोन्स एंड एडवांसेस। हाँ, एडवांसेस बोला गया, एडवांसेस मीन्स नथिंग बट प्रीपेड। प्रीपेड आपको दिया गया, एंड दैट इज एडजस्टमेंट नंबर 4 पर आपको दिया प्रीपेड सिक्योरिटी एक्सपेंसेस। तो प्रीपेड सिक्योरिटी एक्सपेंस कितना है, 11,968 इसका चार्जेस है। तो हम अमाउंट है, तो हम लोग ने इसको आउटर कॉलम में लिखा डायरेक्ट, उसी का डायरेक्ट अमाउंट में प्रीपेड सिक्योरिटी एक्सपेंसेस पर। फिर नेक्स्ट आती है एंट्री नंबर 5, दैट इज सन्ड्री डेटर्स। डेटर्स इज नथिंग बट द कस्टमर, एंड डेब्ट मतलब कर्जा। रिसीवेबल फॉर प्रोमोटर्स, मतलब कस्टमर को प्रमोटर से कितना लेना है ये हम लोग को लिखना है, तो उसको मिलेगा, मतलब एसेट्स के अंदर, एसेट्स है उसके लिए, एक तरह का गेन है उसके लिए। फिर रिसीवेबल फॉर प्रमोटर्स, प्रमोटर से कस्टमर को कितना मिलेगा ये हम लोग को लेना है। ड्यूज फ्रॉम मेंबर्स, मेंबर्स का भी कर्जा बाकी है, मेंबर्स से उसको लेना है, वापस लेना है, उसका जो कर्जा है उसको वापस लेना है। तो हम लोग ने ये दोनों सन्ड्री डेटर्स के अंदर लिखे। दैट तो उसका अमाउंट रिसीवर प्रमोटर्स का अमाउंट 83,900 है। ड्यूज फ्रॉम डेटर्स का अमाउंट 27,90,264 है। अगर आप लोग चाहो तो दोनों डायरेक्ट आउटर कॉलम में लिख सकते हो, या फिर इनर कॉलम में लिखकर दोनों का टोटल आउटर कॉलम में लिख सकते हैं। फिर नेक्स्ट आती है दैट इज सिक्स एंट्री, करंट एसेट्स। करंट एसेट्स को दिया नहीं गया, ट्रायल बैलेंस में भी नहीं दिया है, एडजस्टमेंट में नहीं दिया है, तो हम लोग नहीं लिखा इसको। फिर नेक्स्ट आता है फिक्स्ड एसेट्स। फिक्स्ड एसेट में दो एसेट्स दिए गए हम लोग को, फिक्स्ड एसेट दैट इज लैंड एंड बिल्डिंग इक्विपमेंट। लैंड एंड बिल्डिंग का डेबिट साइड में दिया गया है ट्रायल बैलेंस के, दैट इज 5,27,22,000 दिया है। इक्विपमेंट का अमाउंट भी दिया ट्रायल बैलेंस डेबिट साइड में, दैट इज 4,12,240 दिया गया है। और उसमें डेप्रिसिएशन लेस करेंगे, डेप्रिसिएशन आप देख सकते हैं, दैट इज एडजस्टमेंट नंबर 3 पर डेप्रिसिएशन दिया 10%। तो 4,12,240 इंटू 10% करेंगे, तो उसका अमाउंट हम लोग का आएगा 41,224 आएगा। और इन दोनों को लेस करेंगे दूसरे से, एक दूसरे लेस करेंगे तो आएगा 3,71,016 हम लोग का अमाउंट। फिर नेक्स्ट आता है एंट्री नंबर है, दैट इज मिसलेनियस एक्सपेंसेस लॉसेस। ये कुछ नहीं दिया इसलिए हम लोग ने इसको भी नीली लिखा है। फिर नेक्स्ट आता है अदर आइटम्स। अदर आइटम्स में कुछ नहीं दिया, इसको नीली लिखा है। इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट, हाँ स्टूडेंट्स इसमें कभी कभी कंफ्यूज होते हैं कि दोनों टाइम ये दोनों एंट्री सेम है। लाइबिलिटी साइड में भी एंट्री नंबर 11 पर आती है, और एसेट साइड में एंट्री नंबर 10 पर आती है, तो उसमें कैसा क्या लेना होता है। सी, एसेट्स को हमेशा डेबिट बैलेंस रहते हैं और लाइबिलिटीज को हमेशा क्रेडिट बैलेंस रहते हैं। अगर ट्रायल बैलेंस में डेबिट साइड अगर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट आता है, तो एसेट साइड के एंट्री नंबर 10 दैट इज इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के अंदर आएगा। एसेट्स को डेबिट बैलेंस रहते हैं, और ट्रायल बैलेंस में अगर डेबिट साइड में आता है ये एंट्री, तो हम लोग को एसेट्स के साइड में लिखना है इसको, इनकम एंड एक्सपेंडिचर के अंदर। और अगर क्रेडिट साइड में आता है ट्रायल बैलेंस में, तो हम लोग को लाइबिलिटीज के अंदर लिखना है अंडर इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट वाली एंट्री में उसका अमाउंट। ऐसे हम लोग को ये क्वेश्चन में एसेट्स के लिए ट्रायल में से डेबिट साइड में कुछ दिया नहीं गया इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, इसलिए हम लोगों ने इसको नहीं लिए। फिर नेक्स्ट आता है करंट लॉसेस। करंट लॉसेस भी कुछ नहीं दिया है, हम लोगों ने इसको भी नहीं लिखे। और ये जो एंट्री है मिसलेनियस एक्सपेंसेस लॉसेस, ये हम लोग अक्सर इसका कुछ दिया जाता नहीं, ऑलमोस्ट सम्स ऐसे आते हैं इसमें से कुछ दिया जाता नहीं इसका, इसलिए हम लोगों ने इसको भी नहीं लेनी है। फिर इसका हम लोग टोटल करते हैं, दैट इज फ्रॉम कैश एंड बैंक बैलेंस टू करंट लॉसेस। तो हम लोग इसको टोटल करेंगे तो आप लोग को 6,394,914 मिला। अगर आप लोग को दोनों सेम मिलता है, एसेट्स का साइड और लायबिलिटीज का साइड दोनों टैली होते हैं, आपके बराबर अमाउंट आपको मिलते हैं सही, तो इसका मतलब आपका सम पूरा सम सही है, इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट भी बैलेंस शीट भी। ओके, बस आज के लिए इतना ही। अभी क्वेश्चन नंबर 2 भी मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बना के भेजूंगी। ओके, थैंक यू, बाय बाय।